केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। महिला और मुस्लिम ममता बनर्जी की डबल परेशानी, पीएम मोदी ने चल दिया ट्रंप कार्ड, चुनाव में होगा खेला। पीएम मोदी के किस काम से ममता की टेंशन बढ़ी, वोटिंग से 2 दिन पहले ही टीएमसी क्यों कहने लगी काबा मदीना, बंगाल में ओवैसी ने मचा दिया गदर, कांग्रेस और टीएमसी को लपेटा, ओवैसी का चैलेंज कबूल करेंगे राहुल ममता। हाईकोर्ट में वकील बने केजरीवाल की दलीलें पास या फेल, जस्टिस सवर्ण कांता ने क्या फैसला सुना दिया। नेता का बेटा नेता तो जज के बच्चे वकील क्यों नहीं, हाईकोर्ट में केजरीवाल को लगी फटकार का कंप्लीट चैप्टर आपको दिखाऊं। दूसरे दौर की बातचीत से पहले बड़ा कांड, ट्रंप ने ईरान को ऐसा उकसाया टूट जाएगा सीजफायर, फिर भड़केगा युद्ध। ट्रंप की हां लेकिन ईरान की ना, बीच में फंसा मुनीर। पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत पर सस्पेंस, क्या ट्रंप को ले डूबेगा चापलूस मुनीर। अमेरिका में कौन सी रिपोर्ट आई, मुनीर को किसने बता दिया रेड फ्लैग। भारत को एनर्जी सुपर पावर बनाने में जुटे पीएम मोदी, 80,000 करोड़ का ब्लैक गोल्ड प्रोजेक्ट बदल जाएगा तेल का खेल। और अंत में सोचा है कभी चमकदार पैकेट, कभी एल्यूमिनियम, कभी कागज तो कभी ट्रांसपेरेंट बॉक्स, दवाइयों की पैकिंग अलग अलग क्यों होती है। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने उनके साथ बैठक की। भारत और साउथ कोरिया के बीच व्यापार को लेकर भी बड़ी डील हुई है। साउथ कोरिया के साथ भारत ने एआई, टेक और चिप समेत कई सेक्टर में व्यापार साझा करने की सहमति जताई। फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीएजी और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में चुनाव से पहले सरकारी फंड से मुफ्त सुविधाएं देने को भ्रष्ट आचरण मानने की मांग की गई है। साथ ही चुनावी वादों पर रोक लगाने और नियम तोड़ने वाली पार्टियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। पासपोर्ट विवाद में घिरे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। बाबा बागेश्वर आज वाराणसी पहुंचे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने ज्ञानवापी पर कहा, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो कलंक है वहां जल्द ही अभिषेक होगा और भगवा लहराएगा। बाबा बागेश्वर के बयान पर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने पलटवार करते हुए कहा कि ज्ञानवापी पर समझौता नहीं हो सकता है और न ही उस पर भगवा झंडा फहरा सकता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बस खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल भी हो गए। यह घटना तब हुई जब बस रामनगर से उधमपुर आ रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने बस से कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद बस खाई में गिर गई। उत्तरी जापान में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप के बाद सुनामी का खतरा भी बढ़ गया। इस वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की चेतावनी दी गई है। समंदर में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई है। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें दिखाएंगे आपको महिला और मुस्लिम ममता बनर्जी की डबल परेशानी। पीएम मोदी ने चल दिया ट्रंप कार्ड, चुनाव में खेला होगा। पीएम मोदी के किस काम से ममता की टेंशन बढ़ी, वोटिंग से 2 दिन पहले ही टीएमसी क्यों कहने लगी काबा मदीना। बंगाल में ओवैसी ने मचा दिया गदर, कांग्रेस और टीएमसी को लपेटा, ओवैसी का चैलेंज कबूल करेंगे राहुल और ममता। बंगाल की लड़ाई भयंकर होती जा रही है। सालों बाद ममता बनर्जी अपने गढ़ में घिरती हुई दिखाई दे रही। कहना गलत नहीं होगा कि ममता अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही है। एसआईआर से लेकर अधिकारियों का ट्रांसफर, सब पर ममता बनर्जी हंगामा कर रही। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील भी पेश हो चुकी। ममता वो सब कर रही हैं जिससे उनका किला बच जाए। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में उतरे हुए हैं। पीएम मोदी बंगाल की जनता के साथ कनेक्ट स्थापित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, झाल मुड़ी खा रहे हैं। ममता की टेंशन सिर्फ पीएम मोदी नहीं, योगी आदित्यनाथ भी बंगाल में तूफानी प्रचार करके बढ़ा रहे हैं।
दूसरी तरफ ओवैसी ने भी बंगाल में दम दिखाना शुरू कर दिया। इन सब के बीच ममता को झटके पर झटका लग रहा है। अब देखिए कि टीएमसी के चुनावी मैनेजमेंट को तगड़ा झटका लगा है। आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद कर दिया है। महिला आरक्षण और मुस्लिम वोट पर भी टीएमसी फंसी हुई। टीएमसी नेता काबा और मदीना तक का जिक्र कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं कि बंगाल को काबा नहीं बनने देंगे। उधर ओवैसी टीएमसी और कांग्रेस को चैलेंज कर रहे हैं। परेशान ममता बनर्जी अधिकारियों को धमकी दे रही है। पीएम मोदी ने टीएमसी के गुंडों को सरेंडर करने को कह दिया। यानी अब बंगाल में डायरेक्ट लड़ाई हो रही है। बिना लाग लपेट के एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बंगाल में चुनाव नहीं, युद्ध हो रहा है, जिसमें बयानों के बम बरसाए जा रहे हैं। बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी और उसके लिए प्रचार कल शाम थम जाएगा। लेकिन उससे पहले बंगाल में गजब का हंगामा मचा हुआ है। आईपैक बंद होने से लगे झटके से ममता कैसे उबर पाएंगी? क्या 11 सीटों पर लड़कर ओवैसी ममता और कांग्रेस का खेला खराब कर देंगे? पीएम मोदी ने किस तरह से ममता की टेंशन बढ़ा दी है? इन सब की एक एक तस्वीर आज आपको दिखाने, एक एक बयान आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले इस पूरे राजनीतिक घमासान की एक झलक आप देख लीजिए। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকেও না। याद रखिए, अगर बंगाल में बीजेपी को और मोदी को कमजोर करना है तो मेरी आपसे अपील है कि आप टीएमसी को नहीं, मीम पार्टी को मजबूत करिए। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना। बंगाल में कितनी भयंकर चुनावी राजनीति हो रही है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं कि वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी को कैसे झटका लग गया। ममता बनर्जी ने इस बार चुनावी मैनेजमेंट के लिए आईपैक से कॉन्ट्रैक्ट किया था। यह वही कंपनी है जिसे प्रशांत किशोर ने बनाया था और बाद में प्रशांत किशोर इस कंपनी से अलग हो गए। आईपैक पर ही इस साल जनवरी में ईडी ने छापा मारा था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी। खुद ममता बनर्जी ईडी की छापेमारी के बीच आईपैक के दफ्तर पहुंच गई थी। जमकर हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था। अब खबर सामने आ रही है कि आईपैक ने बंगाल में अपना काम बंद कर दिया। आईपैक की एचआर का एक ईमेल वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से बंगाल में 20 दिन के लिए काम बंद कर रहे हैं। ईमेल में सभी कर्मचारियों से कहा गया है कि वो 20 दिन की छुट्टी लें। इसके बाद 11 मई को समीक्षा बैठक में आगे का फैसला लिया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। कोलकाता में आईपैक का दफ्तर अंधेरे में है, कर्मचारी भी नहीं दिख रहे हैं। साफ है कि आईपैक ने अपना काम कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। इस वक्त हम सॉल्टलेक सेक्टर 5 के उसी आईपैक के ऑफिस के बाहर हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आईपैक का मेन दरवाजा है, जो मेन ऑफिस का गेट है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए आपको ताला लगा हुआ नजर आएगा और ये जो दोनों दरवाजे हैं इनको बंद करके ताला लगा दिया गया है और पूरा जो ऑफिस है वो यहाँ पर आपको खाली नजर आएगा। आईपैक के जो अंदर कर्मचारी हैं उनको बताया गया था कि वो जो है वो 10 तारीख तक जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसके बाद जो है फिर आगे की रणनीति बताई जाएगी। हालांकि टीएमसी कह रही है कि आईपैक को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। टीएमसी ने कहा है कि आईपैक को लेकर सारी खबरें निराधार हैं। आईपैक का कामकाज बंद नहीं हुआ है, चुनावी रणनीति योजना के हिसाब से चल रही है, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि टीएमसी इन सारी खबरों को गलत बता रही है और कह रही है कि चुनाव के नतीजे इन सारी हरकतों का जवाब दे देंगे। अगर आईपैक ने 20 दिन के लिए काम बंद कर दिया है तो यह ममता बनर्जी के लिए बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि आईपैक के पास टीएमसी के चुनावी मैनेजमेंट की पूरी जानकारी है। बंगाल की हर सीट का डेटा आईपैक के पास है। टीएमसी के हर कैंडिडेट की डिटेल भी आईपैक के पास ही है। आईपैक बूथ लेवल पर मैनेजमेंट देख रही है। टीएमसी के एक एक वोट की जानकारी आईपैक के पास है। आईपैक के बंद होने को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। टीएमसी का कहना है कि आईपैक बंद नहीं हुआ, तो वहीं बीजेपी भी कह रही है कि आईपैक काम कर नहीं रही है। भले ही ऑफिस बंद हो, लेकिन आईपैक के लोग दूसरी जगह से काम कर रहे हैं। सुनिए बीजेपी ने और क्या कहा है इस पूरे मुद्दे।
आईपैक के सब दफ्तर बंद है, ये सिर्फ दिखावा है, कुछ दफ्तर बंद नहीं है। आज हो सकता है इलेक्शन कमीशन का इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन इस इलेक्शन में हम लोग देख रहे हैं, ऑफिस का एड्रेस बदल हो सकता है, लेकिन आईपैक बंद नहीं हुआ, आईपैक है अपना जगह में। यानी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें सामने आ रही। एसआईआर के मुद्दे पर ममता सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही हैं और अब आईपैक का काम बंद करना, इन सब के बीच अधिकारियों के ट्रांसफर से भी ममता भारी टेंशन है। और इसी परेशानी में अब ममता बनर्जी धमकी वाले भाषा का इस्तेमाल भी कर रही है। ममता बनर्जी ने राज्य के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप सबका इतिहास मुझे पता है, कल बीजेपी नहीं रहेगी, ध्यान रखें, हमें सब पता है, आपका नाम और आपका ठिकाना, सबका हिसाब होगा। अगर चुनाव में ठीक से काम नहीं किया तो सबका हिसाब होगा। ममता बनर्जी धमका रही, सरेआम धमका रही। बंगाल में चुनाव आयोग ने जिस तरह से अधिकारियों का ट्रांसफर किया है उससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई और अब अधिकारियों को ही धमकी दे रही। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी टीएमसी को चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी के सभी गुंडों के पास आखिरी मौका है कि 29 अप्रैल से पहले सरेंडर कर। सुनिए पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। मोदी ने संकल्प लिया है यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी का मंत्री हो या संतरी, जो भी लूट में शामिल है पूरा हिसाब होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इसलिए भी हमलावर हैं क्योंकि पीएम मोदी जब भी बंगाल आते हैं वो बीजेपी के लिए गजब चुनावी माहौल बना जाता है। इस बार भी पीएम मोदी ने अपने बंगाल दौरे में एक ही दिन में ताबड़तोड़ 4 रैलियां की और इसके जरिए उन्होंने बंगाल के पूरे जंगल महल इलाके को साध लिया। पीएम मोदी ने जंगल महल इलाके के बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर के 4 इलाकों में 4 विशाल जनसभाएं की। अब यह भी देखिए मोदी जहां भी पहुंचते हैं वहां के लोगों से कैसे खुद को वो कनेक्ट करते हैं। झारग्राम में चुनावी रैली के बीच पीएम मोदी ने अपना काफिला अचानक रोक दिया और वो सीधे सड़क के किनारे एक साधारण सी झालमुरी की दुकान पर पहुंचे। अपनी दुकान पर पीएम मोदी को देखकर दुकानदार को यकीन नहीं हुआ, वो सन्न रह गया, विश्वास नहीं हो पा रहा था उसे अपनी आंखों पर। और इस बीच पीएम मोदी ने दुकानदार से स्पेशल झालमुड़ी बनाने को कह दिया। दुकानदार ने झालमुड़ी तैयार करते हुए पीएम से पूछा कि क्या वो प्याज खाते हैं। इस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया, प्याज तो खाता हूं, किसी का दिमाग नहीं खाता हूं। पीएम मोदी ने झालमुड़ी के लिए दुकानदार को अपनी जेब से निकालकर 10 रुपए भी दिए। उन्होंने खुद भी झालमुड़ी खाई और आसपास जो लोग मौजूद थे उनको भी खिलाया। आप भी पीएम मोदी का झालमुड़ी के जरिए खुद को झारग्राम के जनता से कनेक्ट कर देने वाला ये वीडियो। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का नहीं,
अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ झाल थोड़ी खाएगा? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से झारग्राम में झालमुड़ी खाकर बंगाल चुनाव में पर्सनल कनेक्ट वाला मास्टर स्ट्रोक खेला, इससे टीएमसी के पीएम मोदी को बाहरी बताने वाले नैरेटिव की एक ही झटके में हवा निकल, क्योंकि झारग्राम में पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाने वाले जिस वीडियो को शेयर किया वो जबरदस्त वायरल हो चुका। इस वीडियो को पीएम मोदी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर पर शेयर किया। 24 घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर करीब 10 करोड़, फेसबुक पोस्ट में 9 करोड़ से ज्यादा और ट्विटर हैंडल पर करीब 73 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। बंगाल की हर दुकान पर पीएम मोदी के इस वीडियो को देखा जा रहा है। चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी यहां बंगाल में आकर झालमुड़ी खा रहे हैं। ऐसे में लगता है ममता बनर्जी पीएम मोदी की झालमुड़ी से उन्हें मिर्च लग गई। ममता बनर्जी इसे नाटक और चुनावी स्टंट बता रही। झालमुड़ी की दुकान पर पहले से कैमरा और माइक्रोफोन लगे होने पर सवाल भी उठा रही है। अभी ममता बनर्जी को एक बार सुन लीजिए। মাইক পিট করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে? জিজ্ঞাসা করুন। सब नाटक। अब यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने एक ही दिन में कैसे पूरे जंगल महल इलाके को साध लिया। पीएम मोदी ने जंगल महल इलाके में 4 रैलियां करके वहां की 40 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिए माहौल बना। दरअसल बीजेपी जंगल महल इलाके पर इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि यहां पर टीएमसी को बीजेपी पर बढ़त हासिल है। पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो जंगल महल की 40 विधानसभा सीटों में से 24 सीटें टीएमसी के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास 16 सीटें हैं। और अपने बंगाल दौरे में पीएम मोदी का फोकस झारग्राम और पश्चिम मेदिनीपुर पर इसलिए भी ज्यादा रहा क्योंकि झारग्राम की सभी 4 विधानसभा सीटें टीएमसी के पास हैं, जबकि पश्चिम मेदिनीपुर की 15 में से 13 सीटें फिलहाल टीएमसी के पास हैं। झारग्राम में चुनावी रैली के साथ ही लोगों के बीच पहुंचकर पीएम ने झारग्राम में झालमुड़ी खाई, तो लोगों को टीएमसी की गुंडागर्दी से बचाने का भरोसा भी उन्होंने दिया। अभी पीएम मोदी को सुनिए। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। पीएम मोदी का इस बार का बंगाल दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल अटकने के बाद पीएम मोदी पहली बार बंगाल पहुंचे। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लटकाने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी को निशाने पर लिया। टीएमसी को महिला विरोधी बताया। आप भी पीएम मोदी को एक बार सुनिए, फिर ममता बनर्जी और टीएमसी पर पीएम मोदी के इस अटैक का गणित भी आपको बताने वाला हूं। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। बंगाल की बहनें चाहती थी कि उनको 33% आरक्षण मिले। मोदी ने ये सुनिश्चित किया। बंगाल की बहनें चाहती थी कि ये 2029 से ही लागू हो,
मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। पीएम मोदी बंगाल की लड़ाई में महिलाओं पर फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव में इस बार सीधी लड़ाई एम वर्सेस एम की है, यानी कि मोदी की सीधी टक्कर ममता से है और बीजेपी भी जानती है कि इस टक्कर में उसे अगर जीतना है तो एक और एम यानी कि महिलाओं को अपने पाले में करना जरूरी है, क्योंकि बंगाल का पिछला रिकॉर्ड देखें तो यही एम यानी कि महिला फैक्टर ममता बनर्जी की जीत का बड़ा फैक्टर रहा। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट कर दिया, जबकि बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट किया और इस तरह ममता बनर्जी यहां मोदी से 14% वोट से आगे रही। साल 2021 ही नहीं, पिछले 3 विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बंगाल की करीब आधी महिलाओं का सपोर्ट मिलता रहा। 2011 के चुनाव में टीएमसी को 49% महिलाओं का वोट मिला था। 2016 के चुनाव में टीएमसी को 47% महिलाओं ने वोट किया था और 2021 के चुनाव में ममता की पार्टी को 50% महिला वोट मिला। बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि बंगाल में बीजेपी के लिए महिला वोटर्स का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। 2011 के बंगाल चुनाव में बीजेपी को 4% महिला वोट मिले। 2016 के बंगाल के चुनाव में बीजेपी को 10% महिला वोट मिले। 2021 के बंगाल चुनाव में बीजेपी का महिला वोट बढ़कर सीधे 36% पहुंच गया। जाहिर है कि बीजेपी का टारगेट साफ है। इस बार बीजेपी महिला वोट बैंक में टीएमसी की 14% की बढ़त में सेंध लगाना चाहती है, तो बंगाल का नतीजा भी अपने पक्ष में बीजेपी कर सकती है अगर सेंध लगा दे तो। इसीलिए पीएम मोदी ने बंगाल की टीएमसी को महिला विरोधी बताने के साथ ही आदिवासियों का भी विरोधी बताया और टीएमसी पर देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अपमान का भी आरोप लगाया। याद रखिए, बंगाल में बीजेपी सरकार मतलब महिलाओं की खुशहाली, महिलाओं की खुशहाली ये मोदी की गारंटी। लेकिन आदिवासी विरोधी टीएमसी उनका अपमान करती है। यहां बंगाल में जब राष्ट्रपति जी आई तो टीएमसी ने कैसे उनका अपमान किया ये पूरे देश ने देखा है। बंगाल की बहनें आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? ये मोदी ने ममता बनर्जी को महिला वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, तो ममता बनर्जी भले कैसे चुप बैठ जाती। उन्होंने पीएम मोदी पर महिला आरक्षण के नाम पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से इस मुद्दे को सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करने का रास्ता चुना। वो ये बात स्पष्ट करना चाहती हैं कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करती रही। संसद और राज्य विधानसभाओं में दोनों सदनों में महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधियों का अनुपात उनके यहां सबसे ज्यादा है। लोकसभा में उनके करीब 39% निर्वाचित सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा में उन्होंने 40% महिला सदस्यों को मनोनीत किया हुआ है। ऐसे में महिला आरक्षण का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। आगे ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी ने याद दिलाया कि विधेयक सितंबर 2023 में ही पारित हो चुका है। अगर नियत साफ थी तो केंद्र सरकार ने इसे अब तक जमीन पर उतारा क्यों नहीं है? एक ही विधेयक को कितनी बार पास कराएंगे? आखिर में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने केवल राजनीति करने के लिए इस कानून को जानबूझकर परिसीमन विधेयक से जोड़ दिया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को घेरने की भी कोशिश की।
दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक के मुद्दे पर भी ममता की परेशानी बढ़ रही है। ममता बनर्जी अगर बंगाल में मजबूत है तो इसकी एक बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक भी है, जो टीएमसी को एक मुश्त मिलता रहा है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट के लिए अलग अलग दावेदार आ गए। बंगाल में ओवैसी की एंट्री से ममता की परेशानी बढ़ सकती है। ओवैसी ने ममता की पार्टी के बागी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बाद में गठबंधन से अलग हो गए। अब ओवैसी अपने दम पर ममता को चैलेंज कर रहे हैं। ओवैसी ने तो खुलकर ममता बनर्जी और कांग्रेस को चुनौती दे दी है और ये लोग बीजेपी को नहीं हरा सकते, ये भी कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सिर्फ एआईएमआईएम ही टक्कर दे सकती। एक बार सुन लीजिए। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, तुम में दम है तो बताओ मुझे। ओवैसी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। ओवैसी ने कहा कि देश का बंटवारा कराने का आरोप मुसलमानों पर लगाया जाता रहा, जबकि बंटवारा कराने के पीछे तो कांग्रेस ही थी। बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया। अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? बिल्कुल है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठा कर पढ़ लीजिए। ओवैसी जिस तरह से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, उससे टीएमसी में बेचैनी दिखने भी लगी। आप देखिए कि बंगाल चुनाव में अब काबा और मदीना का जिक्र होने लगा है। टीएमसी नेता सायोनी घोष ने एक रैली में दिल में है काबा आंखों में मदीना गाना गा दिया, जिससे मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी से छिटके नहीं। लेकिन टीएमसी के इस दांव पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। सुनिए कैसे बंगाल में बार पलटवार का दौर चल रहा है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से बंगाल चुनाव में एंट्री की है, तभी से उन्होंने अपने ताबड़तोड़ हमलों से ममता सरकार और टीएमसी को धुआं धुआं कर दिया। आज भी सीएम योगी ने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन पर जबरदस्त अटैक किया और 2 टूक कह दिया कि इस बंगाल में खेला होबे नहीं चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में गौ माता को कटने से बचाने के लिए हिंदुओं को नहीं बंटने की अपील भी की। अभी योगी आदित्यनाथ को सुनिए। पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। एक बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ये बंगाल की धरती है, भारत की संस्कृति की, भारत की आध्यात्मिक परंपरा की धरा। हमें इस बात को तय करना होगा, बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बीजेपी के एक और फायर ब्रांड नेता
और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी टीएमसी और ममता बनर्जी पर गजब फायर है। बंगाल में धुआंधार प्रचार में जुटे हिमंता बिस्वा शर्मा ममता बनर्जी के उस नैरेटिव पर अटैक कर रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी बंगाल के लोगों से कह रही हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो मांस मछली पर बैन लग जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बंगाल में एक रैली के दौरान साफ किया कि असम में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, वहां ऐसा कोई बैन नहीं लगा है। और यही नहीं, हिमंता ने तो ममता बनर्जी को मीट खाने के कंपटीशन का भी चैलेंज दे दिया। आप भी हिमंता बिस्वा शर्मा को एक बार सुन लीजिए, उन्होंने कैसे ममता बनर्जी और टीएमसी पर पलटवार किया। इसीलिए ममता दीदी को बोलता हूं कि देखो, मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, आप भी एक मुख्यमंत्री हैं, दोनों हम लोग एक साथ एक टेबल में मांस खाने का कंपटीशन करेगा, ठीक है ना? और ममता दीदी से मैं 2 केजी ज्यादा मांस खा जाऊंगा, कोई चिंता नहीं करना है। बंगाल में हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स चल रही है, ड्रामा चल रहा है। उधर एक हाई वोल्टेज मामला तो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी चल रहा है, जिसमें आज बड़ा फैसला आ गया है। पाठशाला में अब अगली क्लास यानी कि अगला चैप्टर, हाई कोर्ट में वकील बने केजरीवाल की दलीलें पास या फेल। जस्टिस स्वर्ण कांता ने क्या फैसला सुना दिया? नेता का बेटा नेता तो जज के बच्चे वकील क्यों नहीं? हाई कोर्ट में केजरीवाल को लगी फटकार का कंप्लीट चैप्टर आपको दिखाने। आज पूरे देश की नजर दिल्ली हाईकोर्ट पर थी। सबको इस बात का इंतजार था कि क्या अरविंद केजरीवाल का पेशेवर वकील की तरह कोर्ट में दलीलें रखना काम आएगा कि नहीं आएगा। क्या अरविंद केजरीवाल के आरोपों के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता खुद को केस से अलग करेंगी या नहीं करेंगी? लेकिन जिस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल का खुद कोर्ट पहुंच गए थे, वो वकील की तरह कोर्ट में अपनी बात रख रहे थे, दलील रख रहे थे, जज के सामने ही उन पर सवाल उठा देने की हिम्मत कर दिखाई थी। उस मामले में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लग गया। उनका वकील की तरह दलीलें रखना काम नहीं आए। अरविंद केजरीवाल की जज बदलने की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को इस केस से हटाने की अपील की थी। जस्टिस स्वर्ण कांता ने उनकी सारी दलीलों को खुद सुना था। आज बारी जस्टिस स्वर्ण कांता की थी। उन्होंने फैसला भी सुनाया और अरविंद केजरीवाल को भी खरी खरी सुनाई। जस्टिस स्वर्ण कांता ने साफ कहा कि वो इस मामले से खुद को अलग नहीं करेंगे। फैसला सुनाते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता ने आज उन पर उठे एक एक सवाल का जवाब दिया। जस्टिस स्वर्ण कांता के लिए आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आज उन्हें ऐसे केस में फैसला सुनाना था जहां उन पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता ने आज कोर्ट में क्या क्या बातें कही हैं, अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर क्या क्या कहा है, यह सब आपको बताने था। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता की निष्पक्षता को चुनौती दी। उनके परिवार तक के कनेक्शन को लेकर सवाल उठा दिए। यह कहा था कि उनके बच्चे तो मोदी सरकार के पैनल में वकील हैं, यह तो हितों का टकराव है। आज जस्टिस स्वर्ण कांता ने उनकी निष्पक्षता पर उठे सारे सवालों का जवाब दिया। इसकी पूरी डिटेल आज पाठशाला में आपको बताऊंगा। एक हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने ही उन्हें इस केस से हटाए जाने के लिए कुल 10 दलीलें रखी थी। अरविंद केजरीवाल ने करीब 45 मिनट तक दलीलें दी, जिससे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बड़ी शांति और धैर्य के साथ सुना था। लेकिन आज केजरीवाल को जवाब देने की बारी खुद इस केस की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की थी। उन्होंने केजरीवाल के आरोपों पर कई तीखी टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ केजरीवाल के व्यक्तिगत आरोप दरअसल पूरे न्यायिक संस्थान पर हमला है। ऐसे में जज ऐसे आरोपों के सामने अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। कोर्ट ने कहा कि एक न्यायाधीश बनने से पहले ही कई लेवल के एग्जाम और जांच होती है। 30 साल के करियर में कानूनी और नैतिक दोनों कसौटियों पर न्यायाधीश को परखा जाता है। ऐसे में यह नहीं हो सकता है कि अब वादी यानी कि केजरीवाल अपने हिसाब से नए टेस्ट तय कर दे। कोर्ट ने कहा कि किसी वादी की असंतुष्टि या इस आशंका पर कि उसे राहत नहीं मिलेगी, इस आधार पर न्यायाधीश को पक्षपाती नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा आज केजरीवाल पर तंज कसते हुए कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या अब जजों को यह भी साबित करना होगा कि उन्होंने कोई सामाजिक या कानूनी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया या उनके परिवार के सदस्य कानूनी पेशे में नहीं है? जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केजरीवाल को कहा कि इस मामले में एक कैच 22 सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की गई,
जिसका मतलब यह हुआ कि अगर जज खुद को केस से अलग कर लेते तो एक तरह का संदेश जाता, और अगर खुद को केस से अलग नहीं करते तो वादी अपने मुताबिक उसका मतलब निकालता। इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह वादी यानी कि केजरीवाल के लिए विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश, जिसे अदालत स्वीकार नहीं कर सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी स्थिति न केवल संबंधित जज पर बल्कि पूरे न्यायिक ढांचे पर असर डाल सकती है। इसलिए अदालतें इस तरह के दबाव या फिर रणनीति का हिस्सा नहीं बन सकती। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जज ऐसे आरोपों के सामने अपनी न्यायिक जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। इसलिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि इस केस में निडर होकर उत्तर देना उनका कर्तव्य और दायित्व बन जाता है। 13 अप्रैल को केजरीवाल ने कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने ही उन पर कई आरोप लगा दिए। आज उन सभी आरोपों का जवाब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने एक एक करके दिया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि इस केस में मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आया कि क्या मैं केस की सुनवाई से हट जाऊं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां मेरी निष्पक्षता और गरिमा पर सवाल उठाए गए। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में बिना सुनवाई के खुद को इस मामले से रिक्यूज करने यानी कि अलग करने का विचार आया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्होंने सभी पक्षों की दलीलें सुनने का फैसला किया। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि इस केस में मेरे लिए स्थिति तब कठिन हो गई जब बहस के दौरान विरोधाभासी रुख अपनाए गए। कोर्ट में केजरीवाल को याद दिलाया कि जब खुद केजरीवाल और राघव चड्ढा के मामलों में कोर्ट ने उनके पक्ष में अंतरिम आदेश दिए थे, तब कोर्ट पर पक्षपात के कोई आरोप क्यों नहीं लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि संभवतः उस समय आदेश उनके पक्ष में था, इसलिए ऐसे आरोप नहीं लगाए गए। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की ओर से एक और दलील यह दी गई कि कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, इसलिए मुझे इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सख्त लहजे में कहा कि किसी न्यायाधीश की क्षमता का फैसला उच्चतम न्यायालय करता है, ना कि कोई वादी। पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि फैसला उनके यानी कि केजरीवाल के खिलाफ जाएगा। यह उन्हें कैसे पता। इस पर आज कोर्ट ने कहा कि अगर किसी नेता या केंद्रीय मंत्री ने कोई बयान दिया जो किसी पक्ष के खिलाफ हो सकता है तो इस पर कोर्ट का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीति में इस तरह के बयान आम बातें हैं। खुद केजरीवाल भी एक राजनेता है और राजनीति में इस तरह की बातें विपक्षी पार्टियों के बीच होती रहती है। पिछली सुनवाई में केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर आरोप लगाए थे कि वो आरएसएस से जुड़े अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार जा चुकी है, इसलिए उन्हें आशंका है कि केस का फैसला उनके पक्ष में नहीं आएगा। केजरीवाल के इस आरोप पर आज जस्टिस शर्मा 2 टूक उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में महज आशंका या फिर व्यक्तिगत धारणा जज के ऊपर सवाल उठाने के लिए ठीक नहीं है। जस्टिस शर्मा ने कहा कि अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम राजनीतिक नहीं थे। पहले भी इस देश के कई जज ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। सिर्फ इस आधार पर मेरे ऊपर राजनीतिक पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता कि मुझे वहां लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ मैंने किसी वकीलों के संगठन का कार्यक्रम अटेंड किया, इसलिए मेरा दिमाग बंद हो गया और मैं मामलों को निष्पक्ष तरीके से नहीं सुनूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ने सिर्फ अधिवक्ता परिषद के कुछ कार्यक्रमों को चुनकर रिकॉर्ड रखा है, जबकि जज के तौर पर मैं नियमित रूप से NLU, कॉलेज, अस्पताल और वकीलों के कई कार्यक्रमों में शामिल होती रहती हूं। कोर्ट ने कहा कि जजों को उनकी न्यायिक भूमिका में आमंत्रित किया जाता है। ऐसे संवाद में किसी भी तरह की राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं होती है। कोर्ट ने साफ किया कि बार और बेंच का रिश्ता सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहता है। बार एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित करना कोई असामान्य बात नहीं है, इसलिए किसी भी लिटिगेंट को बार और बेंच के संबंधों पर सवाल उठाने या फिर उन्हें अपने हिसाब से आंकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि सिर्फ वादी के विरोधी विचारधारा वाले संगठनों के कार्यक्रम में जाने की वजह से किसी अदालत के खिलाफ पक्षकार को अविश्वास के बीज बोने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस बात को और अच्छी तरीके से समझाते हुए कहा कि कई बार वकील किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जब वो अदालत में पेश होते हैं तो मामलों का फैसला केवल तथ्यों और मेरिट के आधार पर किया जाता है, ना कि उनकी किसी विचारधारा या फिर राजनीतिक झुकाव के आधार पर किया जाता है।
जस्टिस स्वर्णकांता ने केजरीवाल के इस आरोप पर फैसला सुनाते हुए कहा कि खुद को केस से अलग करने का कदम जनता के बीच यह धारणा पैदा कर सकता है कि जज किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं। केजरीवाल ने पिछली सुनवाई में सिर्फ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के साथ उनके परिवार पर भी आरोप लगाए थे, सिर्फ उन्होंने जस्टिस पर ही आरोप नहीं लगाए थे। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बच्चे सरकारी पैनल में शामिल हैं, इसलिए उन्हें केस के प्रभावित होने की आशंका है। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि झूठ को अगर 1000 बार दोहराया जाए तब भी वो सच नहीं बन जाता है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अगर नेताओं के बच्चे राजनीति में आ सकते हैं तो जजों के बच्चे या फिर परिवार के लोग भी वकालत में आ सकते हैं। सिर्फ उनके पारिवारिक संबंधों के आधार पर उन पर सवाल उठाना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस पीठ को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा और याचिकाकर्ता अपने हलफनामे में परस्पर विरोधी रुख अपना रहे हैं। अपने बच्चों को लेकर लगाए गए आरोपों पर जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि सिर्फ केजरीवाल जी ने यह आरोप लगाया है। अपनी दलील में अरविंद केजरीवाल ने यह इशारा किया था कि कई मामलों को जानबूझकर जस्टिस स्वर्णकांता के परिवार को सौंपा गया, लेकिन सीबीआई ने साफ किया कि केजरीवाल ने जो आंकड़े बताए हैं वो सही नहीं है। जस्टिस स्वर्णकांता ने आगे कहा कि सीबीआई के मुताबिक इस केस से मेरे किसी भी रिश्तेदार का कोई संबंध है ही नहीं। जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि मान लें कि अगर उनके कुछ रिश्तेदार सरकारी पैनल में हैं, तब भी याचिकाकर्ता को यह दिखाना होगा कि इसका इस मामले से क्या लेना देना है और इसका केस पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन वादी यानी कि केजरीवाल ऐसा कोई भी सीधा संबंध साबित नहीं कर पाए, इसलिए उनके बच्चों का इस विवाद से कोई कनेक्शन नहीं बनता है। केजरीवाल पर इतनी सख्त टिप्पणी और फटकार लगाने के बाद कोर्ट ने आज केजरीवाल की याचिका पर फैसला भी सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल ऐसी आशंका के आधार पर रिक्यूजल नहीं हो सकता क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। जस्टिस स्वर्णकांता ने पूछा कि क्या किसी आरोपी के कहने पर न्यायाधीश को बार बार अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके खिलाफ फैसला आने का उसे डर है। कोर्ट ने साफ किया कि एक आरोपी अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, लेकिन उसे यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वो न्यायाधीश को ही संदेह के दायरे में खड़ा करने की कोशिश करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब जज और वादी एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं तब दोनों के लिए अलग अलग मानदंड नहीं हो सकते, इसलिए बिना ठोस सबूत के कोई भी वादी न्यायाधीश पर आरोप नहीं लगा सकता है। अंत में कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक प्रक्रिया को व्यक्तिगत आशंकाओं या फिर राजनीतिक और रणनीतिक दलीलों के आधार पर प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता है। जस्टिस स्वर्णकांता ने आखिरी टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे उसके बाद निडर होकर जवाब देना मेरा कर्तव्य बन जाता है। दुर्भाग्यवश आज मुझे दो पक्षों के बीच विवाद का निर्णय करना है, बल्कि एक पक्षकार और स्वयं मेरे एक जज के बीच के मुद्दे का सामना मुझे करना पड़ रहा है, यह जस्टिस ने कहा। इस कोर्ट के सामने न्यायाधीश को केस से अलग करने के लिए जो तर्क पेश किए गए वो कानून में जरूरी सबूत के मानक पर खरे नहीं उतरते। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निशाने पर ले लिया। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने। अगर जुडिशरी की इमेज की चिंता हाई कोर्ट को होती, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, अगर जुडिशरी की इमेज की चिंता हाई कोर्ट को होती तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जब कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का जज सेट था इसलिए अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज हो गए, वो हाई कोर्ट रेखा गुप्ता जी के ऊपर कंटेम्प्ट चलाता। मैंने चिट्ठी लिखी है हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को अपने हाथ से कि भाई रेखा गुप्ता जी ने यह कहा है आपकी जुडिशरी के विषय में कि सेटिंग हो रही है, भ्रष्ट कह दिया आपके जज को, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह दिया, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। ये केजरीवाल जी से ही अपेक्षा की जा सकती थी कि वो ऐसा कदम उठाएंगे कि हमारी न्यायपालिका के ऊपर ही सवाल खड़े कर देंगे। पाठशाला में अब अगली क्लास। दूसरे दौर की बातचीत से पहले बड़ा कांड। ट्रंप ने ईरान को ऐसा उकसाया टूट जाएगा सीज फायर, फिर भड़क जाएगा युद्ध। ट्रंप की
हां, लेकिन ईरान की ना बीच में फंसा मुनीर और पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत पर सस्पेंस। क्या ट्रंप को ले डूबेगा चापलूस मुनीर? अमेरिका में कौन सी रिपोर्ट आई, मुनीर को किसने बता दिया रेड फ्लैग? डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को पैनिक मोड में डाल दिया। ईरान से दूसरे दौर की बातचीत से पहले ट्रंप ने ऐसा बड़ा कांड कर दिया कि ईरान गुस्से से सुलग रहा है। ईरान बदले की आग में चल रहा है। इधर ईरान और ट्रंप की दूसरे दौर की बातचीत का माहौल बना रहा था और माहौल के बीच में ट्रंप फिर से अपनी हवाबाजी दिखाने लग गए, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लग गए और इसी सब से ईरान भयंकर चिढ़ गया। ईरान को पहले से ही अमेरिका पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं कि बातचीत का जो माहौल बन भी जाता है उस पर भी पानी फिर जाता है। इधर ट्रंप ईरान से बातचीत करने का डंका पीट रहे हैं, उधर उनके इशारे पर समंदर में अमेरिका ने ईरान के जहाज पर बड़ा हमला कर दिया और इस हमले से ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाली संभावित बातचीत को खतरे में डाल दिया, क्योंकि अब ईरान बातचीत से एक कदम पीछे हट गया। ईरान ने दूसरे दौर की बातचीत पर चुप्पी साध ली है। ईरान की खामोशी ने पाकिस्तान में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत पर सस्पेंस खड़ा कर दिया। अपने जहाज पर हमले को लेकर ईरान भड़का हुआ। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी तक दे दी, यानी अब धमकियों का नया दौर शुरू हो गया। यह सब देखकर पाकिस्तान अलग सदमे में, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद को मध्यस्थता का चैंपियन साबित करने में लगा हुआ है। मुनीर खुद को ट्रंप का सबसे वफादार साबित करने में लगा हुआ है। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत की तैयारी भी शुरू हो गई है। अमेरिका का डेलीगेशन भी आ रहा है, लेकिन ट्रंप की एक गलती ने सारा खेल बिगाड़ दिया। आज आपको पाठशाला में दिखाऊंगा कि कैसे अमेरिकी जंगी जहाज ने समंदर में ईरान के जहाज पर बड़ा हमला कर दिया। आरोप यह भी बताऊंगा, आगे आपको यह भी बताऊंगा कि इस हमले के बाद ईरान कैसे बदले की आग में जल रहा है। ईरान ने अमेरिका को कौन सी नई धमकी दे दी, ईरान की धमकी के बाद अमेरिका को हमले का कौन सा डर सता रहा है, यह सब आज आपको डिटेल में दिखाने जा रहा है। लेकिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच भड़की नई चिंगारी की एक झलक आप देखिए। ईरान युद्ध को लेकर सबसे पहले बात उस वीडियो की जिसकी वजह से सीज फायर टूट सकता है, युद्ध और भड़क सकता है। दरअसल अमेरिका ने समंदर में ईरान के एक शिप को अपने कब्जे में ले लिया। दावा है कि यह शिप अमेरिका के ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के जंगी जहाजों की तरफ से ईरान के जहाज को लगातार वार्निंग दी गई कि वो इस शिप को हटा ले, उसे वापस ले जाए। अमेरिका की तरफ से दावा है कि जब 6 घंटे की लगातार वार्निंग के बाद भी ईरान का जहाज पीछे नहीं हटा तो अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप पर हमला कर दिया। अमेरिका की नेवी ने अपने जंगी जहाज से ईरान के जहाज टुस्का पर फायरिंग की और अमेरिका के जंगी जहाज की तरफ से हमला कर ईरान के जहाज के इंजन रूम पर हमला किया गया। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपने मरीन कमांडो ईरान के जहाज पर उतार दिए और उसे अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका की सेना की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें अमेरिकी नेवी के हेलीकॉप्टर ईरान के जहाज के ऊपर मंडराते हुए दिखाई दिए। पिछले हफ्ते अमेरिका की ओर से ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू होने के बाद यह पहली ऐसी घटना है जिसमें अमेरिका ने ईरान के शिप को टारगेट कर लिया। इधर अमेरिका ने ईरान के जहाज पर हमले का वीडियो जारी किया, उधर ईरान की सेना ने यह खुलासा किया कि वो अमेरिकी मरीन्स पर हमला करने वाले। ईरान की सेना की तरफ से बताया गया है कि क्योंकि उस जहाज में क्रू के साथ कुछ परिवार के लोग भी थे, जवाबी हमला करने से उनकी जान खतरे में पड़ जाती, इसलिए ईरान ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य पोतों पर ड्रोन हमले किए, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब युद्ध के बीच एक कार्गो शिप को निशाना बनाया गया है। और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत का ग्राउंड तैयार हो रहा है, जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने में 2 दिन ही बचे हैं। नए राउंड की बातचीत के लिए पाकिस्तान तैयारियों में लगाया हुआ और ट्रंप भी यह कह चुके हैं कि अमेरिका का दल पाकिस्तान जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो ट्रंप के शिप पर हमला करवा रहे हैं, ट्रंप ईरान के शिप पर हमला करवा रहे हैं, फिर यह भी उम्मीद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान भी आएगा। कमाल की बात है, हमला करोगे तो कैसे आएगा। लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को कायदे से चमका दिया और समझा दिया। अपने जहाज पर हमले से ईरान गुस्से में। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ईरान के शिप और पोर्ट पर हमला अमेरिका की चालाकी का संकेत है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसके साथ ही पाकिस्तान में होने वाली प्रस्तावित बातचीत पर यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अमेरिका से उसकी नई बातचीत के कोई प्लान है ही नहीं।
ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगली बातचीत के लिए ईरान अपने प्रतिनिधियों को भेजेगा या नहीं, इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से बताया गया है कि अमेरिका लगातार सीजफायर को तोड़ रहा है और इस बारे में पाकिस्तान को बता दिया गया। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका कूटनीति को लेकर गंभीर नहीं है। पहले ईरान के पोर्ट्स को ब्लॉक करना, फिर शिप पर हमला करना, लेबनान में सीजफायर को लागू करने में देरी करना, यह सब दिखाता है कि अमेरिका सीजफायर का साफ उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका को यह चेतावनी भी दे दी है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका किसी मुगालते में नहीं रहे, गलतफहमी में नहीं रहे। ईरान गुस्से में बातचीत करेगा या नहीं, यह क्लियर नहीं है। 15 दिन का जो सीज फायर था वो बुधवार को एक्सपायर होने वाला। ऐसे में पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई कि अब आगे होगा क्या। सबसे ज्यादा टेंशन में पाकिस्तान है, क्योंकि मध्यस्थता के जरिए पाकिस्तान खुद को चमकाने में लगा हुआ। लेकिन अगर यह बातचीत फेल हो गई तो पाकिस्तान की फिर से फजीयत हो जाए। इसलिए खुद मुनीर जुट गया है कि किसी तरह भी बातचीत हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर ने इसे लेकर ट्रंप से फोन पर बातचीत भी की और यह भी दावा किया गया है कि मुनीर ने ट्रंप को कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरानी पोर्ट का ब्लॉकेट बातचीत में सबसे बड़ी बाधा है। यह भी दावा है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को यह भी कहा है कि वो उनकी इस सलाह पर विचार करें। यानी कि ट्रंप ने एक तरह से मुनीर को टरका दिया है। मुनीर हाल ही में ईरान भी गया था, वहां जाकर दूसरे राउंड की बातचीत का ग्राउंड तैयार कर रहा था, लेकिन वहां भी उसे खाली हाथ ही लौटना। उधर ट्रंप ने बातचीत से ठीक पहले ईरान का जहाज तोड़कर यानी कि हमला करके मुनीर को भी झटका दे दिया। ट्रंप के हमले से पाकिस्तान के सामने भी विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका और ईरान डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहे हैं, बीच में मुनीर है, इसलिए ईरान भी मुनीर को सुना रहा है। इधर मुनीर ट्रंप की चापलूसी में लगा है और उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ईरान को मनाने में जुटे। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को मनाने का एक टास्क दे दिया है। शहबाज शरीफ ने यह तो नहीं बताया कि पेजेश्कियान ने उनकी बात मानी या नहीं मानी, लेकिन उन्होंने यह जरूर बता दिया है कि फोन पर पेजेश्कियान से उनकी क्या बात हुई है। शहबाज ने बताया कि मैंने राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों पर एक ठोस बातचीत की। मैंने सऊदी अरब, कतर और तुर्की के नेताओं के साथ अपनी हालिया मुलाकातों से मिली जानकारियां भी राष्ट्रपति के साथ साझा की। मैंने उन्हें भरोसा दिया है कि पाकिस्तान स्थायी शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक ईमानदार और सच्चे सूत्रधार की भूमिका निभाने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुनीर और शहबाज इसी चक्कर में है कि किसी तरह ट्रंप और ईरान की डील हो जाए, इसका क्रेडिट पाकिस्तान को मिल जाए और पाकिस्तान यह दिखा सके कि वही दुनिया में शांति का नया चैंपियन है। लेकिन सच तो यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बाय चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी में मध्यस्थता के लिए चुना है, क्योंकि ट्रंप के चक्कर में कोई भी देश नहीं पड़ना चाहता। तो ले देकर ट्रंप के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है पाकिस्तान। लेकिन यह विकल्प ट्रंप के लिए घातक भी साबित हो सकता है। अमेरिका में मुनीर को लेकर एक नई रिपोर्ट छप गई। अमेरिका की फॉक्स न्यूज की वेबसाइट पर पब्लिश हुई खबर के मुताबिक अमेरिका से डिफेंस एक्सपर्ट और थिंक टैंक के आसिम मुनीर को अमेरिका के लिए रेड फ्लैग बताया गया। इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर अमेरिका के लिए खतरे का अलार्म है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने ऐसा मुनीर को भरोसे के लायक नहीं बताया है कि आप उससे मध्यस्थता करवा सकें और शांति दूत उसे बना सकें, क्योंकि जिस मुनीर के ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हैं, उसी मुनीर के अच्छे संबंध ईरान की सेना IRGC और ईरानी खुफिया अधिकारियों से भी हैं। इसीलिए अमेरिकी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के सीनियर फेलो बिल रोगियो ने फॉक्स न्यूज डिजिटल से बातचीत में कहा है कि ट्रंप को पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल रोगियो ने कहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक धोखेबाज सहयोगी साबित हुआ और इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल रोगियो ने आगे कहा कि पाकिस्तान एक तरफ तो अमेरिका का दोस्त होने का दिखावा करता है, वहीं वो पीठ पीछे तालिबान का समर्थन भी कर रहा है। बिल रोडियो ने ट्रंप प्रशासन को अलर्ट करते हुए कहा कि IRGC के साथ मुनीर के गहरे संबंध, इसलिए अमेरिका को मुनीर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुनीर को अमेरिका के लिए रेड फ्लैग यानी कि खतरे के संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर अब 2016 और 17 में पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर था। उस वक्त वो पाक सेना में जनरल के तौर पर काम करता। उसी दौरान मुनीर ने ईरानी खुफिया अधिकारियों के साथ संबंध बनाने की शुरुआत की।
बाद में पाक फौज में जैसे जैसे मुनीर का कद बढ़ता गया, ईरान के सैन्य अधिकारियों और नेताओं और IRGC के टॉप कमांडर्स के साथ उसके रिश्ते बेहतर होते चले। इनमें मारे जा चुके कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और IRGC कमांडर हुसैन सलामी दोनों शामिल। यानी कि अमेरिका में यह बातें हो रही हैं कि मुनीर को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है, उस पर ट्रस्ट करके ट्रंप को धोखा ही मिले। ईरान गुस्से में है, बातचीत होगी या नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन ट्रंप ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ईरान से बातचीत में शामिल ना होने के दावे को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान से डील हो गई तो वो ईरान के सीनियर लीडर से मिलना चाहेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारी बातचीत होनी है, इसलिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इस टाइम पर कोई चालाकी नहीं करेगा। ट्रंप ने यह तक दावा कर दिया है कि राष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ट्रंप और ईरान के बीच तनाव को देखते हुए चीन फिर से एक्टिव हो गया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान की नाकेबंदी को लेकर बयान दे दिया। शी जिनपिंग ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के खुले रहने पर जोर दिया है। शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बातचीत में कहा है कि चीन विवादों को डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने पर जोर देता है। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्रालय ने ईरान के शिप पर हमले को लेकर भी चिंता जताई है। बड़ी बात यह भी है कि चीन ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ता बताया, जबकि ईरान पर अपना अधिकार बताया। इस पूरे विवाद में चीन बहुत बड़ा प्लेयर है। पिछली बार भी जब ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई थी तो ट्रंप ने उसका क्रेडिट चीन को दिया था। अगर चीन हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने को लेकर प्रेशर बना रहा है तो यह बड़ी बात है। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला। क्या आपने कभी गौर किया है कि दवाइयों की पैकिंग अलग अलग होती है? कोई दवा एल्युमिनियम के रैपर में होती है, तो कोई कागज के और कोई प्लास्टिक के रैपर में होती है। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है कि हर दवा की पैकिंग एक जैसी क्यों नहीं होती है? दरअसल हर दवा का स्वभाव अलग होता है, इसलिए उसे सुरक्षित रखने का तरीका भी अलग होता है। फार्मा इंडस्ट्री का सीधा संबंध लोगों की सेहत से होता है, इसलिए यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। दवाइयां बनाने के बाद उनको सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी होता है। सही पैकिंग नहीं होने से दवाइयां खराब हो सकती हैं, उनका असर कम हो सकता है। दवाओं की पैकिंग जैसे ब्लिस्टर, स्ट्रिप बोतल में इसलिए होती है ताकि नमी, हवा, रोशनी और बैक्टीरिया से बचाया जा सके। ब्लिस्टर पैक कैप्सूल और टेबलेट के लिए आम है, जहां प्लास्टिक के रैपर में दवा रखते हैं और पीछे एल्युमिनियम की पन्नी होती है। स्ट्रिप पैक में दवा की गोलियों को एल्युमिनियम की 2 परतों के बीच पैक कर दिया जाता है। बोतल का प्रयोग सिरप, लिक्विड दवाओं या फिर बड़ी संख्या में गोलियों के लिए होता है। पहले ज्यादातर दवाओं की पैकिंग कागज में ही होती थी, लेकिन कागज हवा और नमी को सोख नहीं पाता, जिससे दवा खराब हो सकती है। दवा पैक करने के लिए एल्युमिनियम सबसे बेहतर है, क्योंकि यह दवाओं के साथ रिएक्ट नहीं करता। एल्युमिनियम पैकिंग में हवा और नमी अंदर नहीं जा पाती, जिससे दवा खराब नहीं होती। एल्युमिनियम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा एल्युमिनियम को रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी कि इसका बार बार इस्तेमाल हो सकता है। और इसीलिए दवाइयों की पैकिंग अलग अलग होती है,